हेलो क्लास। वेलकम टू पृथ्वी। इस यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, मोशन चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बच्चों, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है, फाउंडेशन है फिजिक्स की। अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हेडिंग सब लोग डालेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन, दैट इज फोर्स। आसान भाषा में बच्चों बात करते हैं फोर्स क्या है। तो देखिए, आप अपने आसपास की जगहों पर फोर्स को महसूस कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपने किसी बॉल को फेंका, तो तब भी आप उस बॉल पर एक फोर्स लगा रहे हैं। एक उड़ती हुई बॉल आपके पास आई और आपने उस बॉल को कैच किया, तब भी आप उस बॉल पर फोर्स लगा रहे हैं। आपने एक फूल को तोड़ लिया, तब भी आप एक फोर्स लगा रहे हैं। आपने एक डेस्क को पुश किया या पुल किया, तब भी आप लोग फोर्स लगा रहे हैं। तो व्हाट इज फोर्स जनरली? तो बच्चों, फोर्स में आप लिखेंगे a force is actually effort an effort that changes the state of an object. This object may be at rest or may be in motion. तो बच्चों, डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िए। ए फोर्स इज एन एफर्ट दैट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक फोर्स एक एफर्ट है जो हमने किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया है। एक एफर्ट लगाया है, क्यों लगाया है? टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टेट का मतलब क्या है कि अगर कोई बॉल रेस्ट पर रखी है, रुकी हुई है, रखी हुई है, अगर मैं उस पर एक जरा सा फोर्स लगा दूं तो वो चलना शुरू कर देगी। डायरेक्शन कोई भी हो, चलना शुरू कर देगी। इसका मतलब मैंने उस बॉल की स्टेट को चेंज कर दिया। पहले रेस्ट पे थी, अब मोशन में आ गई। या फिर एक और एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए एक बॉल धीरे धीरे चल रही थी और मैंने एकदम से उस पर एक फोर्स लगा दिया, तो वो बॉल रुक गई। यानी एक मोशन में चल रही चीज को मैंने रोक दिया, तब भी मैंने उसकी स्टेट को चेंज किया है। स्टेट ऑफ मोशन से स्टेट ऑफ रेस्ट पर आ गई। तो इसी चीज को, इसी एफर्ट को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। समझ में आया? बचपन में आपने एक और आसान सी भाषा में इस डेफिनेशन को पढ़ा था, दैट इज टू पुश और टू पुल एन ऑब्जेक्ट is also called फोर्स। ऑब्जेक्ट को पुश करो या पुल करो, ये भी एक फोर्स ही कहलाता है। तो इफेक्ट क्या क्या है बच्चों? अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो क्या क्या इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे? अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक बॉल है। अगर वो बॉल रेस्ट पोजीशन पर है और इस पर मैंने एक फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा? दिस बॉल विल स्टार्ट मूविंग। यानी फोर्स क्या कर सकता है? इट कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। और इसका दूसरा एग्जांपल मैंने बताया क्या, कि अगर एक बॉल है और वो कंटिन्यूअस मोशन में है, चल रही है, मैंने इसे रोक दिया, यहां पर एक फोर्स लगाया और मैंने इस बॉल को रोक दिया। सो इट कैन ऑल्सो स्टॉप्स
ए मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को फोर्स रोक भी सकता है। और क्या हो सकता है? कोई और एग्जांपल? कोई और एग्जांपल क्या हो सकता है? मान लीजिए एक बैलून है और इसको हमने प्रेस कर दिया, इसको हमने प्रेस कर दिया तो क्या होगा? एक बैलून को मैंने दोनों हाथे से ऐसे बीच में दबा दिया तो क्या हो गया? बैलून की शेप चेंज हो गई। फोर्स लगाने से बैलून की शेप चेंज हो गई, तो फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकता है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए एक बॉल है, वो ऐसे सीधा 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 जा रही थी और मैंने यहां से इस पर एक फोर्स अप्लाई किया, क्या होगा? अब ये बॉल यहां पर चलना शुरू कर देगी। अब ये बॉल यहां पर चलना शुरू कर देगी। जैसे ये बॉल जा रही है और यहां से एकदम मैंने फोर्स लगा दिया तो बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई। ध्यान से देखिए, पहले सीधा जा रही थी, अब इस डायरेक्शन में जा रही है, तो डायरेक्शन इज चेंज। So what we can say? It can also change the direction of an moving object। यानी अगर कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है, उस पर एक फोर्स लगाएंगे तो हम उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी बदल सकते हैं। तो देखो, फोर्स, एक बेसिक फोर्स की डेफिनेशन ये है कि फोर्स क्या क्या काम कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज आपको पता होनी चाहिए, द नॉलेज ऑफ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। द नॉलेज ऑफ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ध्यान से समझिए, इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, तो दो कंडीशंस लेते हैं। एक फर्श पर एक बड़ा सा बॉक्स रखा है, ठीक है, कंडीशन वन एंड दैट इज कंडीशन टू। कंडीशन वन में ध्यान से देखना कि ये बंदा यहाँ पर एक फोर्स लगा रहा है, इस बॉक्स को इस तरफ क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? पुश कर रहा है। और ये भी बंदा इसको यहां से क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। ये जो बंदा है, ये मान लीजिए कि फोर्स लगा रहा है 20 न्यूटन का। अब बच्चों, न्यूटन क्या है? जैसे कि लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, मास को किलो में मेजर करते हैं, ऐसे ही फोर्स को किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में। बच्चों, ये यूनिट होती है, दैट इज द एस आई यूनिट ऑफ फोर्स। तो मान लीजिए कि इस बंदे ने इस बॉक्स पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, और ऐसे ही इस बंदे ने इस डायरेक्शन में सेम ही फोर्स लगाया 20 न्यूटन का। क्या ये बॉक्स, ये डब्बा मूव करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। या आप खुद भी इस चीज को इमेजिन कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक लड़का है, वो खड़ा है और उस लड़के को लेफ्ट साइड से एक आदमी खींच रहा है और ऐसे ही राइट साइड से भी एक दूसरा आदमी उसको सेम ही बराबर फोर्स से खींच रहा है। तो क्या वो बॉक्स या क्या वो इंसान
क्या वो हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स है वो क्या है, वो बैलेंस्ड है। वो फोर्स क्या है, वो फोर्स बैलेंस्ड है। इस कंडीशन को बोलेंगे फोर्स इज बैलेंस्ड। ऐसे ही अगर आप इस कंडीशन में देखोगे, मान लीजिए कि ये इंसान यहाँ पर इस बॉक्स पर फोर्स लगा रहा है एंड सपोज ये 25 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये इंसान यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, क्या होगा? ये ज्यादा ताकत से इस डब्बे को पुश कर रहा है, ये कम ताकत से कर रहा है, तो क्या होगा? दिस बॉक्स दिस बॉक्स विल स्टार्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन। इसका मतलब नाउ फोर्स इज अनबैलेंस्ड। द फोर्स इज अनबैलेंस्ड। समझ में आया सबको? बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। आपने देखा, एक चीज आपने नोटिस करी यहां पर कि इस डब्बे पर जब फोर्स बैलेंस थी तो ये बॉक्स मूव नहीं किया, लेकिन यहां पर जब फोर्स अनबैलेंस्ड है, यहां पर इस आदमी ने 25 न्यूटन का फोर्स लगाया और इसने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तभी ये डब्बा मूव करा। बिल्कुल मूव करा। तो क्या हम इससे ये बात बोल सकते हैं कि किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए फोर्स, उस पर लगाई जाने वाली जो फोर्स है वो अनबैलेंस्ड होनी चाहिए? कोई भी बॉडी केवल उसी सिचुएशन में मूव करेगी, मोशन में आएगी, रेस्ट से मोशन में आएगी, कब? जब उस पर लगने वाली फोर्स जो है वो अनबैलेंस्ड रहेगी। क्लियर है सबको? अब अगर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्लियर है सभी को, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए बच्चों। ये फर्श पर एक बॉक्स रखा है। आप मुझे ये बताइए, इस समय इस पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है? हाउ मैनी फोर्सेस आर देयर? एक तो क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है, आर दीज फोर्सेस बैलेंस्ड? ध्यान से सुनना। बॉक्स रखा है, फर्श पर रखा है, और कैसे रखा है? रेस्ट पर रखा है, रेस्ट पर रखा हुआ है। अब बताइए कि क्या ये फोर्स जो है, जितनी भी इस पर लगने वाली फोर्स है, पहले तो ये बताइए कि फोर्सेस कौन कौन सी है और क्या ये फोर्सेस बैलेंस है? ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। आपको दिख रहा है कि फर्श पर एक बॉक्स रखा है। इस पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी, कौन कौन सा खिंचाव लग रहा होगा? तो एक चीज हमारे दिमाग में आती है कि सर ये जो बॉक्स इस सरफेस पर रखा है, तो इस बॉक्स का कुछ ना कुछ वजन होगा, कुछ वेट होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि, और वेट ऑब्वियस सी बात है, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण ये डब्बा नीचे की तरफ खींचा हुआ जाएगा। तो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? नीचे की तरफ लग रहा होगा वेट। क्लियर है बच्चों? वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ। अब यह डब्बा मूव भी नहीं कर रहा यार। तो मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज ऐसी मौजूद होनी चाहिए जो इस वेट को बैलेंस करती हो, तभी तो ये डब्बा मूव नहीं करेगा। तो बच्चों, इसको बैलेंस करने के लिए हम एक फोर्स अपनी तरफ से यहां पर इमेजिन कर लेते हैं टू मेक द फिजिक्स वर्क। और इसी को हम बोलते हैं, इस फोर्स को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन। क्यों? क्यों बनाई हमने ये फोर्स, क्यों बनाई भाई? क्योंकि वेट, इस बॉक्स का जो वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा था, और इसको बैलेंस करने के लिए, ताकि, क्योंकि ये रुकी हुई है, दैट्स व्हाई वी हैव टू मेक दिस फोर्स बैलेंस। इसको बैलेंस करने के लिए हमने ऊपर एक फोर्स मान ली अपनी तरफ से, जिसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। चलो जी, ये तो अप और डाउन की फोर्स हो गई। और क्या लग रही है? देखो,
एक और फ्रिक्शन, एक फ्रिक्शनल फोर्स और होता है। इस डब्बे और इस फर्श के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा। सीनियर क्लास में, 11th क्लास में हम पढ़ेंगे इस फ्रिक्शनल फोर्स को बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। तो जब ये बॉक्स रुका हुआ होगा उस समय पर जो इस पर फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। और थोड़ी बहुत एयर एयर भी मौजूद होगी, आसपास यहाँ पर एयर भी मौजूद होगी। और अगर इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है और हवा इस तरफ चल रही है तो दिस एयर इज बैलेंसिंग दिस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो इस तरफ आपका लग रहा होगा एयर रेजिस्टेंस, यानी हवा का रोकना। तो बच्चों ये सारी फोर्सेस इस समय पर इस बॉक्स पर जो कि रेस्ट पर है लग रही होगी। तो आप देख सकते हो कि सारी फोर्सेस जो है आपस में क्या है, बैलेंस्ड है। तो बच्चों आपको ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि इफ ए बॉडी मूव्स देयर शुड बी अनबैलेंस्ड फोर्स। एक और बात, इफ ए बॉडी चेंजेस इट्स स्पीड, अगर कोई बॉडी अपनी रफ्तार को चेंज करती है, देन फिर भी तभी भी देयर शुड बी अनबैलेंस्ड फोर्स। क्लियर है बच्चों? आई होप आप लोगों को फोर्स का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा और बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन। देखिए, मोशन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसके बेसिकली न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे। न्यूटन से भी पहले थे गैलीलियो गैलीली, जिन्होंने यही बात का एक ऐसा बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन गैलीलियो गैलीली ने दिए थे। साइंटिस्ट का नाम मैं बता देता हूँ अगर आपने कभी सुना ना हो। साइंटिस्ट का नाम है गैलीलियो गैलीली। इन्होंने बेसिकली एक लॉ बताया था, अभी मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। और इनके बाद आए थे आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने बेसिकली बच्चों 3 लॉ दिए थे। कितने? 3 लॉ। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो ये फर्स्ट लॉ है ना बच्चों, यही बात गैलीलियो ने बताई थी। बस न्यूटन ने थोड़ा इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इनर्शिया का कंसेप्ट लाए थे। अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले गैलीलियो गैलीली आए, जिन्होंने बेसिकली इस फर्स्ट लॉ को ही बताया था। और उसके बाद आइजैक न्यूटन आए, जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 लॉ दिए मोशन के। और जो गैलीलियो का जो लॉ था उसको ही फर्स्ट लॉ में डाल के थोड़ा सा और डीपली एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ न्यू कंसेप्ट विच इज नोन एज इनर्शिया। तो वन बाय वन सभी लॉज ऑफ मोशन को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का पहला लॉ। तो बच्चों ध्यान से समझिए, पहले तो मैं इस लॉ की डेफिनेशन लिखता हूं, उसके बाद हम समझेंगे कि क्या है। ए बॉडी continues to be in the state of rest or uniform motion
in a straight line unless acted upon by an external force. देखिए पहला लॉ कहता है कि अगर बच्चों कोई बॉडी रेस्ट पर रखी हुई है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर रखी हुई है तो वो हमेशा रेस्ट पर ही रहेगी अनटिल एंड अनलेस, जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए, बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। इसी चीज को न्यूटन का पहला लॉ कहते हैं। या फिर यूं कहें कि अगर कोई बॉल कंटिन्यूअसली चल रही है तो वो हमेशा चलती ही रहेगी जब तक उसको कोई फोर्स आके रोक ना दे। इन दैट केस अगर फोर्स एक फर्श पर एक बॉल चल रही है और चलते 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 वो अपने आप ही रुक गई, तो बच्चों वो अपने आप नहीं रुकती है, वो रुकती है इस बॉल और इस फर्श के अंदर लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। यानी एक फोर्स तो लग रहा है ना, फ्रिक्शन इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ फोर्स। तो यानी कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पर है, रुकी हुई है, तो बच्चों वो हमेशा रुकी हुई ही रहेगी जब तक कोई फोर्स उसे मजबूर ना कर दे चलने पर। या कोई बॉडी अगर चल रही है, वट एवर में विद द रीजन, अगर वो चल रही है किसी भी कारण से, तो वो रुकेगी नहीं जब तक उस पर कोई बाहर से कोई ताकत, कोई फोर्स ना लगाई जाए उसे रोकने के लिए। और इसी लॉ को न्यूटन का पहला लॉ कहा जाता है और गैलीलियो गैलीली ने भी इसी बात को पहले एक्सप्लेन किया था। तो न्यूटन ने अलग चीज क्या की, न्यूटन ने बताया इनर्शिया के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, इनर्शिया। और इसीलिए जो न्यूटन का पहला लॉ है ना बच्चों, इसी लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अब ये इनर्शिया क्या है, ध्यान से समझिए। इनर्शिया का क्या मतलब है। देखो बच्चों, इस दुनिया में कोई भी बॉडी है ना, वो बदलाव नहीं चाहती, किसी भी तरीके का चेंज नहीं चाहती। नो चेंज। जब आप अपने कंफर्ट जोन में आ जाओगे तो आपको बदलाव नहीं पसंद यार। हर चीज जो है इस दुनिया में वो रेस्ट पर रहना पसंद करती है। आप ये देखिए, ह्यूमन नेचर है। अगर हम इंसानों में भी हम बात करें, हमें भी आराम करना पसंद है, सोना ज्यादा पसंद है ना। तो इस दुनिया में कोई भी चीज है ना, ये यूनिवर्स का नेचर ही है कि कोई भी काम नहीं करना चाहता। हर बॉडी चाहती है कि मैं आराम करूं। या अगर सपोज कीजिए कोई बॉडी चल रही है, तो वो नहीं चाहती कि यार मैं अपनी डायरेक्शन चेंज करूं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। इसी प्रॉपर्टी को, ये जो नेचुरल प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की, काम ना करने की या कोई भी बदलाव पसंद ना करने की, इसी चीज को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इनर्शिया क्या है, इट इज ए नेचुरल नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू resist the change in state of a body। बच्चों ये नेचुरल प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की। मान लीजिए मैं बैठा हूं, मेरा नहीं मन कर रहा काम करने का, मैं रेस्ट पर बैठा हूं, मुझे मजा आ रहा है। इस प्रॉपर्टी को, इसी चीज को इनर्शिया बोलते हैं। और इसी लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया के रूप में न्यूटन ने एक्सप्लेन किया कि कोई भी बॉडी अपने आप से ही काम नहीं करेगी जब तक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया ना जाए। आप जब तक नहीं पढ़ोगे, जब तक आपको पढ़ाया ना जाए, जब तक आपको समझाया ना जाए, जब तक आपको मोटिवेट ना किया जाए, विच इज ऑल्सो ड्राइविंग फोर्स। आपका कई बार मन नहीं कर रहा यार पढ़ने का, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मैंने आपको मोटिवेट किया, मैंने आपको समझाया कि नहीं बच्चों पढ़ना जरूरी है, आपके आगे करियर में ग्रोथ के लिए आप पढ़ना जरूरी है। अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लाइफ में कुछ करना है, तो आपको एजुकेट होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो व्हाट इज दैट एक्सटर्नल फोर्स जो आपको मजबूर कर रही है पढ़ने के लिए, दैट इज मोटिवेशन। तो इस दुनिया में कोई भी काम अपने आप से नहीं होता, कोई फोर्स लगानी पड़ती है। और ये जो प्रॉपर्टी है कि कोई भी काम अपने आप से नहीं हो पाता, इसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया जो है हम कहते हैं। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, वो चलना नहीं चाहती, तो इस चीज को बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और अगर कोई बॉडी मोशन में है, वो रुकना नहीं चाहती, उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। क्या एग्जाम्पल है, इमेजिन कीजिए
कि आप एक बस में बैठे हो, बस चल रही है और एकदम से ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, क्या होगा? आप एकदम से आगे की तरफ जाओगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? वो क्यों हुआ? भाई जैसे ही सडन ब्रेक लगाई, ऐसे ही आपका इनर्शिया ब्रेक हो गया। यानी आप तो रेस्ट पर थे, आपकी बॉडी रिलैक्स थी, आपको पसंद था रेस्ट में रहना। जैसे ही एकदम ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए, आपका जो इनर्शिया है वो ब्रेक हो गया। आप एक गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और एकदम से शार्प कट आ गया और ड्राइवर ने एकदम से ऐसे एकदम से स्टेयरिंग घुमाया। आपकी बॉडी क्या होगी? आपकी बॉडी बाहर की तरफ, जो गाड़ी की एक साइड है, विंडो की साइड, वहां पर आप ऐसे चिपक जाओगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? एक गीला टॉवल है, गीला टॉवल है, उसको आप एकदम से ऐसे झाड़ोगे, क्या होगा? उसमें से जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो एकदम स्प्रिंकल आउट होके बाहर निकलेंगी। तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं बच्चों, ये इनर्शिया के एग्जांपल हैं। समझ में आया? तो एग्जांपल आप सभी को पता होने चाहिए। तो मैं थोड़ा सा एक दो एग्जांपल में लिख भी देता हूँ। लाइक बॉडी मूवमेंट टू द साइड व्हेन ए कार मेक्स ए शार्प टर्न। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं? ए वेट टॉवल। टॉवल जो है, वेट टॉवल है, उसको एकदम से ऐसे झाड़ा जाएगा, एकदम से झटका दिया जाएगा तो क्या होगा? उसमें से पानी की ड्रॉपलेट्स जो है वो बाहर निकलेंगी, स्प्रिंकल होंगी। तो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। तो आई होप आपको जो न्यूटन का पहला लॉ है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो हम चैप्टर के आगे बढ़ेंगे, दैट विल बी द न्यूटन सेकंड लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। अगर मेरे से पूछे कि इन तीनों लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट लॉ कौन सा है, तो दैट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ। ठीक, चलिए बच्चों पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का हिस्सा, दैट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखो बच्चों, अगर आपको न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ना है ना, तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा मोमेंटम क्या है। मोमेंटम, ये नई चीज आई भाई, मोमेंटम क्या है? पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझते हैं। द impact produced by the object which depends upon the mass and velocity of the object is known as momentum। समझ में आया? नहीं आया समझ में? चलो दोबारा से देखते हैं। देखो, मोमेंटम को ना आसान भाषा में लिखते हैं फील ऑफ मोशन। मोशन की फील, या फिर ये भी बोल सकते हैं द क्वांटिटी ऑफ मोशन। कोई भी बॉडी कितना मोशन कर रही है, उस मोशन की जो फील है वही मोमेंटम है। कैसे समझेंगे ये फील? कैसे समझेंगे? समझो, इमेजिन करो आप यहां पर खड़े हो, ठीक है, एक बॉल आई, बड़ी जोर से बैट से एक बॉल को घुमाया गया और बॉल आई, और भाई वो बॉल लग गई आपके, क्या होगा? फील आएगी मोशन की। देखिए, बॉल आई, इस बॉल का बच्चों कुछ ना कुछ मास रहा होगा, कुछ तो वजन होगा इस बॉल के अंदर,
और ये बॉल चल रही है, उड़ के आ रही है आपकी तरफ, बड़ी फास्ट वेलोसिटी के साथ आ रही है, तो v भी होगी। यानी इस बॉल में दो चीजें हैं इस समय पर, मास भी है और वेलोसिटी भी है। और बॉल लगी और आके आपके सर पे लग गई, तब आपको इस बॉल के मोशन का एहसास होगा, आपको फील आएगी इस बॉल के मोशन की। ये वही फील की बात हो रही है। तो एक बात बताऊं, अगर मैं इस बॉल का अगर इस बॉल का मास ये ना हो कि कोई बड़ी बॉल हिट करती, हैवी बड़ी बॉल हिट करती, तब इस मोशन की फील आपको कम आती या ज्यादा आती? तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, और ज्यादा फील कर पाते हैं आप इस मोशन को, और ज्यादा चोट लगती है आपको। और अगर मास के साथ साथ मैं इस बॉल की वी यानी वेलोसिटी भी बढ़ा दूं, यानी और ज्यादा तेज से बॉल आपके तरफ आ रही है और आपके सर पे जाके लग गई, तो और भी ज्यादा फील आती। तो बच्चों, जो मोमेंटम जो है ना, ये मोमेंटम वही फील है, यही क्वांटिटी है कि कोई भी बॉडी कितना मोशन कर रही है, उसी को ही हम मोमेंटम बोलते हैं। तो बच्चों, मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं p से, और इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी विच इज मूविंग। ठीक है, तो मोमेंटम को बच्चों p से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दैट p इज इक्वल टू m इंटू वी। इसी चीज को, इसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। तो बच्चों, अगर मैं मोमेंटम की SI यूनिट की बात करूं, व्हाट विल बी द SI यूनिट? यूनिट क्या रहेगी मोमेंटम की? तो सिंपल सी बात है, मास की यूनिट होती है केजी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? केजी मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो अगर मोमेंटम आपको समझ में आ गई है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ भी आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए, अब क्या है न्यूटन का सेकंड लॉ? न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम, rate of change of the momentum of a body is directly proportional directly proportional to the force applied। इसी को बोलते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। किताबी भाषा समझ में नहीं आई, चलो एग्जांपल से समझते हैं। फिर से एक बॉल का एग्जांपल लेंगे। देखो बच्चों, हवा में एक बॉल है, ये बॉल है, और बच्चों इस बॉल का कुछ मास होगा m। स्टार्टिंग में ये बॉल चल रही है इस डायरेक्शन में विद इनिशियल वेलोसिटी u। पता है ना सबको, जिस जिस वेलोसिटी से बॉल चलती है स्टार्टिंग में, उस वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। समझ में आया? और सपोज करते हैं इस समय पर t इज इक्वल टू, यानी टाइम जो है वो 0 सेकेंड है, यानी अब हमारा मोशन जो है, यहां से मैंने मोशन को मेजर करना शुरू किया, टाइम मैंने चालू कर दिया, स्टार्टिंग टाइम है 0 सेकेंड। और इस समय पर बॉल का मास जो है वो m है, और ये बॉल इस डायरेक्शन में चल रही है विद द इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक, चलते जा रही है, चलते जा रही है, इस डायरेक्शन में चलते जा रही है। मैंने क्या किया बच्चों, मैंने इस बॉल पर ऐसे एक फोर्स लगाया। क्या लगाया? फोर्स लगाया। व्हाट विल हैपन? इमेजिन करें क्या होगा। क्या इस बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी? पहले सीधी जा रही थी, अब ये कुछ इस प्रकार इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है सर। और क्या होगा? क्या बॉडी का मास चेंज होगा? नहीं, मास कैसे चेंज हो सकता है? क्या चेंज होगा बच्चों? द वेलोसिटी विल चेंज। पहले कितनी थी? u थी, अब कुछ ना कुछ चेंज आया होगा वेलोसिटी में, और अब इस बॉल की जो वेलोसिटी है बच्चों, ये बॉल इस डायरेक्शन में चल रही है, और अब इसकी जो वेलोसिटी हो चुकी है वो क्या हो चुकी है? v हो चुकी है। अब इस सिचुएशन को ध्यान से समझें। बॉल का मास, और जब मैंने फोर्स लगाया और इस बॉल की डायरेक्शन चेंज हुई, अब टाइम बदल चुका है, अब 0 नहीं है, अब कुछ टाइम रहा होगा t टाइम। ठीक है, तो एक बार फिर से सिनेरियो को समझें।
जब हमने टाइमर स्टार्ट किया टाइम 0, उस समय पर देखा कि बॉल थी, बॉल का मास था m और u वेलोसिटी से वो चल रही थी, और मैंने एकदम से थोड़े टाइम t के बाद इस बॉल पर एक फोर्स लगाया और उस बॉल ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली और उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो गई। कौन सी ऐसी चीज है जो चेंज नहीं हुई? दैट इज मास। मास चेंज नहीं हुआ। क्या चेंज हुई है बच्चों? वेलोसिटी चेंज हुई है। अब फिर से अगर मैं ये बात पूछूं कि भाई वेलोसिटी क्यों चेंज हुई है, क्यों हुई है चेंज, किसके कारण? इस फोर्स के कारण। भाई बॉडी पर जब फोर्स लगेगा तभी तो वेलोसिटी चेंज होगी। मास नहीं चेंज हुआ है, वेलोसिटी चेंज हुई है। और कितने टाइम लगा इस वेलोसिटी को चेंज होने में? सर टी टाइम लगा। कितना टाइम लगा? टी टाइम लगा। तो ये चीज कंप्लीट है, समझ में आता है। और एक नॉलेज अब आपको ये भी हो चुकी है कि सर जो मोमेंटम होती है वो m इंटू मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होती है। ठीक है जी, बात बिल्कुल ठीक है। इनिशियली स्टार्टिंग में, एट स्टार्ट, बच्चों स्टार्टिंग में मोमेंटम कितनी रही होगी? स्टार्टिंग में मोमेंटम कितनी रही होगी? तो आप बोलोगे सर स्टार्टिंग में मोमेंटम रही होगी p1, नाम उसे दे देते हैं, और ये बराबर रही होगी m इंटू में u। बिल्कुल ठीक बात। सर बाद में कितनी हो गई मोमेंटम? टी टाइम के बाद मोमेंटम कितनी हो गई? सर टी टाइम के बाद मोमेंटम p2 हो गई। कितनी हो गई? m इंटू वी, क्योंकि अब वेलोसिटी v है। बिल्कुल ठीक बात है। ये जो मोमेंटम पहले mu थी, ये जो मोशन की जो फील है जो कि पहले mu थी बाद में mv हो गई, ये किस कारण हुई? फोर्स के कारण हुई। तो बच्चों व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम, या यूं कहें द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम में क्या चेंज आया? मोमेंटम में क्या चेंज आया? दर इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। जहां भी रेट आ जाए ना, क्योंकि जो चेंज आया मोमेंटम में वो टी टाइम में आया है। भाई 0 सेकंड से शुरू हुआ, टी टाइम में मोमेंटम एम यू से एम वी हो गई। तो व्हाट विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? तो आप इसको कैसे लिखोगे? मोमेंटम पहले कितनी रही, बाद में कितनी हो गई? पहले थी एम यू, बाद में हो गई एम वी। तो व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम? सर बोलोगे चेंज इन मोमेंटम होगा P2 माइनस P1। कितने टाइम में हुई भाई? टी टाइम में हुई। इसी चीज को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये जो मोमेंटम में चेंज आया, ये किसके कारण आया? सर ये फोर्स के कारण आया, ड्यू टू फोर्स। तो यही तो है न्यूटन का सेकंड लॉ। क्या कहता है न्यूटन का सेकंड लॉ? न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि सर जो ये बॉल बॉल में जो वेलोसिटी चेंज हो गई, क्योंकि मास तो सेम है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज हो गया। कहता है कि जो मोमेंटम में चेंज आया ना सर, ये किस पे डिपेंड करता है? ये क्यों हुआ है चेंज? ये फोर्स के कारण हुआ है। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। और इसी चीज को न्यूटन का सेकंड लॉ कहते हैं। ध्यान से देखें, आप इस सिनेरियो में भी देखें, मोमेंटम बदली, भाई मास तो सेम है, यहां भी मास है, यहां भी मास है, वेलोसिटी बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि फोर्स लगाया। और वेलोसिटी बदल गई तभी मोमेंटम भी बदली। पहले थी P1, अब हो गई P2। तो ये जो मोमेंटम में चेंज आया है ये फोर्स के कारण आया है। और जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा ही चेंज आएगा। यस और नो? बिल्कुल ठीक बात है। तो इसी ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है ये बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कितना मोमेंटम में चेंज आएगा ये किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स पे डिपेंड करेगा। क्लियर है बच्चों? अब याद रखना, जब भी हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाते हैं ना, इक्वल टू लगाते हैं, तो साइड में एक कांस्टेंट लिखते हैं। कोई भी वैल्यू, एक कांस्टेंट हम यहाँ पर लिख देते हैं। कांस्टेंट के हमने नाम दे दिया। और मोमेंटम क्या है सर? P2 माइनस P1 डिवाइड बाई टी। F इज इक्वल टू के। बच्चों मोमेंटम P2 मोमेंटम कितनी आई थी ये देखो लिखी हुई है, दैट इज mv। तो P2 की जगह लिख दोगे mv। और P1 कितना था? mu। और डिवाइड बाय क्या है? t। तो क्या बन गया? F इज इक्वल टू के। m यहाँ से देखो दोनों में कॉमन है, m हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचा v माइनस यू बाई टी। और ये कुछ जानी पहचानी चीज है बच्चों, याद है मोशन चैप्टर, इससे पहले वाला चैप्टर में
क्या होता था ये? एक्सेलरेशन। सो F इज इक्वल टू K इंटू ma। और बच्चों K एक कांस्टेंट है, जैसा कि मैंने पहले बताया K कांस्टेंट है। K क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, कुछ भी हो सकती है। सपोज हम K की वैल्यू को 1 मान लेते हैं, तो F क्या बना? F बना m इंटू ए के बराबर। ये एक नया फॉर्मूला बन गया। अगर आपको न्यूटन का सेकंड लॉ एक फॉर्मूले में लिखना है ना, तो बच्चों दैट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ, दैट इज F इक्वल टू ma, where m is the mass and a is the acceleration। तो इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं? न्यूटन का सेकंड लॉ बोलते हैं। समझ में आया सभी को? इसको समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अब आपको ना थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा नॉलेज और दे देते हैं। वैसे तो हम इसको सीनियर क्लासेस में पढ़ते हैं, बट अभी क्योंकि टॉपिक छिड़ा हुआ है तो इसके बारे में बात भी कर लेते हैं। और जो दो तरीके की यूनिट होती हैं, एसआई यूनिट और एक होती है सीजीएस यूनिट। ठीक है, एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल, और सीजीएस की फुल फॉर्म होती है सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। दिस इज द बिगर यूनिट, ये बड़ी यूनिट होती है, और ये छोटी यूनिट होती है, स्मॉलर यूनिट। कैसे? एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लेंथ की बात करते हैं। लेंथ की एसआई यूनिट, देखो ये जो यूनिट होती है ना, ये एक स्टैंडर्ड सेट होता है थ्रू आउट द वर्ल्ड कि भाई लेंथ को जब भी हम मेजर करेंगे तो उसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे, और स्टैंडर्ड यूनिट हम क्या लेते हैं? मीटर। वैसे तो और भी यूनिट होती है, सेंटीमीटर, इंचेस, फुट, ये सारी लेंथ की यूनिट है, लेकिन हम एक स्टैंडर्ड यूनिट मेजर करते हैं, वो क्या है? मीटर। स्मॉलर यूनिट, अब मैंने बताया सीजीएस का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो लेंथ की अगर ऐसे यूनिट मीटर है बच्चों, मीटर है, तो सीजीएस यूनिट क्या रहेगी? सेंटीमीटर रहेगी। ऐसे ही अ, अगर मैं बात करूं मास की, तो मास की ऐसे यूनिट क्या होती है? केजी। तो सीजीएस में क्या रहेगी? सीजीएस में रहेगी ग्राम। अगर मैं टाइम की बात करूं, तो बच्चों टाइम की दोनों में कितनी होती है? सेकंड होती है। यहाँ भी सेकंड होती है और यहाँ भी सेकंड होती है। ठीक। तो यार एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, फोर्स की अगर मैं बात करूं, फोर्स की ऐसे यूनिट अभी मैंने बताया क्या होती है? न्यूटन, है ना? सीजीएस में क्या होती है? दैट इज माय क्वेश्चन। तो बच्चों ये चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा था। सीजीएस में इसकी यूनिट होती है डाइन्स। क्या होती है? डाइन्स। ये आप याद रखेंगे। क्लियर है? एक और बात बच्चों, लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर, सीजीएस में कितनी? सेंटीमीटर। अच्छा जी, मुझे एक बात बताओगे, एक मीटर को अगर हमको कन्वर्ट करना हो सेंटीमीटर में, तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? आप बोलोगे सर 100 सेंटीमीटर होते हैं। वेरी गुड। एक केजी में कितने ग्राम होते हैं? आप बोलोगे सर 1000। एक केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही अब अगर मैं आपसे पूछूं, फोर्स के केस में एक न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं? कितने होते हैं? मैं बताऊं कितने होते हैं? वन, एक, दो, तीन, चार, पांच। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 to the power 5 डाइन्स। एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन्स होते हैं। कैसे आया सर? बताओ जरा, ये भी मेरे को प्रूफ करके बताओ। पता है मैंने ये बात क्यों बताई है? ये बात इसलिए बताई है कि एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन्स, इसको हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं कि 10 की पावर 5 क्यों होते हैं सर, 4 क्यों नहीं होते? तो इसको हम प्रूफ कर सकते हैं विद दैट फॉर्मूला, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ। चलिए समझते हैं कैसे। देखो, तो मैंने बताया, ये बात याद रखोगे, एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन्स होते हैं। न्यूटन आपकी एसआई यूनिट है और डाइन्स आपकी छोटी यूनिट है, यानी सीजीएस यूनिट है। ठीक। अब समझते हैं कैसे कैसे आए 10 की पावर 5। देखो, न्यूटन F इज इक्वल टू एम ए, ये फॉर्मूला भी बताया कि फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, फोर्स की यूनिट बच्चों मैंने क्या बताई? न्यूटन बताई। वेरी गुड। ये बराबर है किसके? बराबर है एम। एम क्या है? मास, और मास की यूनिट क्या है? केजी।
एक्सेलरेशन की क्या यूनिट होती है? मैंने लास्ट चैप्टर में बताई थी। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से क्या पता चला? यहाँ से पता चला कि सर 1 न्यूटन बराबर है किसके? 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अब मुझे न्यूटन को सीजीएस में कन्वर्ट करना है, और सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो केजी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्राम में। मीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेंटीमीटर में। और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा, देखो एसआई में और सीजीएस में टाइम हमेशा सेकंड में रहता है। ठीक है, तो सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान से देखना, 1 न्यूटन, 1 केजी। केजी को किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में। तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? सर 1000 ग्राम होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इनटू मीटर, मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सर 100 सेंटीमीटर होते हैं। और सेकंड का तो सेकंड ही रहेगा, ये पर सेकंड स्क्वायर बन गया। तो यानी 1 न्यूटन किसके बराबर हुआ? 1, 3 जीरो तो ये आ गई, और 2 जीरो ये आ गई, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? डाइन्स। यानी 1 न्यूटन किसके बराबर आया? 10 की पावर 5 डाइन्स के। ये बात बच्चों आप याद रखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूटन के सेकंड लॉ का। वैसे तो इस यूनिट से हम डील ज्यादातर 11th क्लास में करते हैं, 11th और 12th में, बट फिर भी आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं लास्ट आर्टिकल, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर समझेंगे। आसान भाषा में बोलें तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखिए दो चीजें यहां पर यूज हो रही है, एक्शन और रिएक्शन। यहां पे ना दो चीजों की बात होती है, एक्शन की और रिएक्शन की। बच्चों इस लॉ ऑफ मोशन का मतलब ये होता है कि आप जिस बॉडी पर जितना फोर्स लगाओगे ना, वो बॉडी भी आप पर उतना ही फोर्स लगाएगी। क्या मतलब है इसका? एक एग्जांपल लेते हैं। फिर से आपने एक बॉल ली और इस बॉल को ग्राउंड पर ऐसे फेंक के मारा, क्या होगा? ये बॉल नीचे जाएगी और वापस से टकराएगी, ग्राउंड से टकराएगी और वापस फिर ऊपर की तरफ जाएगी। क्या होगी? ये बाउंस बैक होगी। एक, इट विल बाउंस बैक। क्यों हुई ये बाउंस बैक? आपने इस बॉल पर एक फोर्स लगाया, ये बॉल नीचे की तरफ गई, एक फोर्स से ये बॉल इस धरती पर टकराई, तो धरती ने भी, इस फर्श ने भी, इस सरफेस ने भी इस बॉल पर फोर्स लगाया, जिसकी वजह से बॉल वापस ऊपर की तरफ गई। तो जब आपने बॉल फेंकी, दैट वाज एक्शन, और ये बॉल वापस ऊपर की तरफ गई, दैट वाज रिएक्शन। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि जो एक्शन है, रिएक्शन है, एक्शन का हमेशा एक रिएक्शन होता है। जितना आप एक्शन करोगे उसके बदले में आपसे उतना ही रिएक्शन मिलेगा। इसी को ही न्यूटन का थर्ड लॉ कहते हैं। इस लॉ के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कैसे? भाई जैसे पानी के अंदर पानी के अंदर एक स्विमर तैरता है। वो कैसे तैरता है, कैसे स्विम करता है? आप देखोगे ध्यान से, वो अपने हाथों से पानी को पीछे की तरफ हटाता है। तो जैसे ही वो पानी को पीछे की तरफ हटाता है, तो वो पानी उसको आगे की तरफ पुश करता है, और इसी के सहारे वो आगे की तरफ चलता रहता है, चलता रहता है। तो पानी उसने पीछे से हटाया, दैट वाज हिज एक्शन, और पानी ने उसको आगे की तरफ धकेला, दैट वाज हिज रिएक्शन। तो एक स्विमर न्यूटन के तीसरे लॉ का इस्तेमाल करता है। और क्या हो सकता है? पक्षी, है ना,
पक्षी जो उड़ता है, बर्ड जो फ्लाई करती है, वो भी तो ऐसे ही फ्लाई करती है, अपने पंखों से हवा को नीचे की तरफ पुश करती है तो हवा उसको ऊपर की तरफ जो है रिएक्शन देती है। तो ये भी एक्शन का रिएक्शन है। ये भी न्यूटन का तीसरा लॉ है। और क्या है? रॉक क्लाइंबर्स होते हैं, पहाड़ों पर जो चढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, वो चढ़ते चढ़ते पत्थर को नीचे की तरफ पुश करते हैं, जिसकी वजह से वो ऊपर चढ़ पाते हैं। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है न्यूटन के तीसरे लॉ का। तो बच्चों, ये सारे एग्जाम्पल हैं न्यूटन के तीसरे लॉ के, और इसी के साथ हम न्यूटन के तीनों लॉ अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। और देखिए, जो न्यूमेरिकल बनता है इस चैप्टर से, वो न्यूमेरिकल बेसिकली इस फॉर्मूले से ही बनता है, न्यूटन का सेकंड लॉ। इससे रिलेटेड आपको कई सारे न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं और नए न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हम करेंगे, जिससे हम इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग को और भी ज्यादा बेहतर कर सकें। ठीक है जी, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।